नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। इन दिनों आईपीएल के मैच खेले जा रहे हैं और जाहिर है आप भी इनका लुत्फ़ उठा रहे होंगे। आईपीएल की शोहरत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि मौजूदा समय में ये लीग दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग बन चुकी है, जिसमें हर खिलाड़ी खेलने की चाहत रखता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या है, साथ ही ये भी जानेंगे कि बीसीसीआई को इससे कितना फ़ायदा होता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त आईपीएल की गूंज भारत में हर ओर सुनाई दे रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईपीएल भारत की पहली क्रिकेट लीग नहीं है, बल्कि पहली क्रिकेट लीग थी आईसीएल, जिसका पूरा नाम है इंडियन क्रिकेट लीग। इसे जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के ज़रिए शुरू किया गया था। ये वही कंपनी है जो कि टीवी पर जी के चैनल्स चलाती है। लेकिन जिस तरीके से बीसीसीआई का फुली सपोर्ट आईपीएल को लेकर दिखता है, ऐसा सपोर्ट आईसीएल के लिए नहीं दिखा था। आईसीएल लगभग आईपीएल की तरह थी, यानी कि इसमें अलग अलग शहरों की टीमें हुआ करती थीं, जिनको खिलाड़ियों को खरीदने का जिम्मा दिया गया था। दोस्तों, साल 2007 में आईसीएल का अनाउंसमेंट कर दिया गया था और इससे ब्रायन लारा और इंजमाम उल हक जैसे कई बड़े खिलाड़ियों के नाम भी जुड़ गए थे। लेकिन ये फैसला बीसीसीआई को बिल्कुल भी रास नहीं आया। उस समय बीसीसीआई ने हर वो कदम उठाना शुरू कर दिया जिसकी वजह से ये लीग आगे ना बढ़ सके और बंद हो जाए। उस समय बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को ये वार्निंग दे दी थी कि अगर वो आईसीएल में जाकर खेलते हैं तो उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। साथ ही जो स्पॉन्सर्स हैं उनको भी ये वार्निंग दे दी गई थी कि अगर वो आईसीएल को सपोर्ट करते हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई से ख़त्म कर दिया जाएगा। खिलाड़ी आईसीएल में ना जाकर खेलें, इसके लिए बीसीसीआई ने टूर्नामेंट फ़ीस को भी डबल कर दिया था। दरअसल बीसीसीआई कोई ऐसी लीग नहीं चाहता था जो उसके कंट्रोल से बाहर रहे। इसके बाद आईपीएल की लॉन्चिंग ने इसकी रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। इस क्रिकेट लीग यानी आईपीएल को बीसीसीआई का फुल सपोर्ट था और इसकी पॉपुलैरिटी ने आईसीएल के सर्वाइवल को उतना ही मुश्किल कर दिया और लास्ट में वही हुआ जो कि बीसीसीआई चाहता था, आईसीएल को बंद करना पड़ा। उस समय आईपीएल के पहले चेयरमैन ललित मोदी ने ये वाली बात कही थी कि उनको ये आइडिया आईसीएल से नहीं आया है, बल्कि उनके जहन में काफ़ी समय पहले से था। वैसे इस तरीके की लीग उस समय कोई नई नहीं थी, क्योंकि फुटबॉल और बास्केटबॉल में इस तरीके की लीग काफ़ी ज़्यादा फेमस भी रही थी, जिनमें इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल की लीग है और एनबीए बास्केटबॉल की लीग है। दोस्तों, आईपीएल की गवर्निंग बॉडी बीसीसीआई है। अब आप सोचिए कि उस समय अगर आईसीएल जैसा टूर्नामेंट चल गया होता तो आज की तारीख में गवर्निंग बॉडी बीसीसीआई नहीं होती बल्कि जी होता। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिरकार बीसीसीआई ने आईसीएल को क्यों नहीं आगे बढ़ने दिया। मौजूदा समय में आईपीएल में काफ़ी ज़्यादा पैसा बरसता है। तो अब ये जान लेते हैं कि आखिरकार आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या है। साथ ही ये भी जानेंगे कि बीसीसीआई को आईपीएल से कितनी ज़्यादा मोटी कमाई होती है। दोस्तों, आईपीएल को ऐसे ही मुनाफे का खेल नहीं कहा जाता। इसमें जो फ्रेंचाइजी होती हैं वो खिलाड़ियों को खरीदने में करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। इसके अलावा जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है उसको फीस भी देती हैं। इसके बावजूद भी जो टीम के मालिक हैं वो आईपीएल में बम्पर कमाई करते हैं। साल 2023 के मिनी ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी इंग्लैंड के सैम करन रहे, जिन्हें पंजाब किंग्स में शामिल किया गया। तो अब आप समझिए कि किसी एक खिलाड़ी को खरीदने में जब फ्रेंचाइजी इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर सकती हैं, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिरकार इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है। तो आप इसे इस तरीके से समझिए कि आईपीएल में कमाई के एक या दो नहीं बल्कि कई सोर्स हैं, लेकिन जो सेंट्रल रेवेन्यू है वही कमाई का सबसे बड़ा ज़रिया है, जिसमें मीडिया राइट्स और टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स आते हैं। दोस्तों, मीडिया एंड डिजिटल राइट्स वो होते हैं जिनके लिए कीमत चुकाई जाती है। ये वो कीमत होती है जिसे चुकाकर चैनल वाले टीवी पर आईपीएल दिखाते हैं। इसमें होता यह है कि जो सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं वो एक भारी भरकम कीमत चुकाते हैं और मीडिया राइट्स खरीदते हैं। ये जो रकम है उसका आधा हिस्सा बीसीसीआई के पास जाता है, जबकि आधा हिस्सा टीमों में बांट दिया जाता है। साल 2008 ये वो समय था जब आईपीएल का पहला सीज़न शुरू हुआ था। उस समय सोनी ने अगले 10 साल के लिए टीवी राइट्स खरीद लिए थे। ये वो समय था जब सेटमैक्स घाटे में चल रहा था। उस समय ये एक जुआ था जो कि सही साबित हुआ। इसके बाद साल 2018 से 2023 तक के मीडिया राइट्स स्टार इंडिया के पास हैं। इन दिनों आप जियो सिनेमा पर भी आईपीएल का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो इस समय जो वायाकॉम 18 है, जो कि रिलायंस वेंचर है, उसने 23,758 करोड़ की एक भारी भरकम कीमत चुकाकर डिजिटल राइट्स खरीदे हैं।
तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इतनी मोटी रकम देकर राइट्स खरीदेगा वो इससे ज़्यादा कमाई के बारे में भी सोचेगा। इसके बाद आता है टाइटल स्पॉन्सरशिप, यानी कि एक कीमत चुकाकर आईपीएल से खुद का नाम जोड़ने की स्कीम। इसमें जो कंपनी ज़्यादा बोली लगाती है उसको टाइटल स्पॉन्सरशिप दे दी जाती है, यानी कि इसे आईपीएल के ज़रिए खुद का ब्रांड प्रमोशन करना भी बोलते हैं। इस समय आईपीएल का नाम टाटा आईपीएल है और टाटा ग्रुप ने 2 सीज़न के लिए 670 करोड़ रुपए में राइट्स खरीदे हैं। ये आईपीएल की कमाई का दूसरा सबसे बड़ा जरिया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस क्रिकेट लीग में किस तरह से पैसों की बारिश होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब कोई एक ओवर ख़त्म होता है तो दूसरा ओवर शुरू होने में थोड़ा सा वक्त लगता है और इस थोड़े से समय में ही टीवी पर एड्स चलने लगते हैं। थोड़ी खोजबीन करने पर पता चला कि मैच के दौरान आने वाले 10 सेकंड के जो विज्ञापन का जो स्लॉट है वो 15 लाख के आसपास होता है। इसमें कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट बनाने वाली और भी जो कोई प्रोडक्ट जो कोई कंपनियां बनाती हैं उनके ऐड आने लगते हैं। ऐसा होने से उनकी सेल्स बढ़ जाती हैं। ये देखा गया है कि जो विज्ञापन जो आते हैं टीवी पर उससे बीसीसीआई की कुल कमाई का 20% हिस्सा आता है। इसके अलावा हेलमेट और टी शर्ट पर जो लोगो बने होते हैं, साथ ही जो अंपायर की ड्रेस पर जो लोगो बने होते हैं, उससे भी फ्रेंचाइजी की अच्छी खासी कमाई होती है। दोस्तों, कमाई में लोकल रेवेन्यू भी एक खास फैक्टर होता है। आप इसे इस तरीके से समझिए कि टिकट बिक्री से हर साल एक मैच में करीब 5 करोड़ तक की कमाई हो जाती है और अगर मैच किसी टीम के होम ग्राउंड पर हो रहा है तो फ्रेंचाइजी को उस कमाई का 80% हिस्सा मिलता है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि कौन सी टीम लोकल स्तर पर कितनी पॉपुलर है। जो टीम लोकल लेवल पर जितनी ज़्यादा पॉपुलर होगी उसे लोकल स्तर पर उतने ही ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिलेंगे। इसके अलावा कमाई चैंपियनशिप प्राइज़ मनी से भी होती है, क्योंकि इसका आधा हिस्सा प्लेयर्स को जाता है जबकि आधा हिस्सा कंपनी रखती है। इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है और वो है फैंटेसी स्पोर्ट्स। आपने ड्रीम 11 या फिर एमपीएल जैसे प्लेटफॉर्म का नाम सुना होगा। ये सभी फैन फाइट फैंटेसी स्पोर्ट्स के अंतर्गत आते हैं। इनमें टीम बनाई जाती है जिससे कमाई होती है। लास्ट ईयर यानी कि 2022 में इनका जो एवरेज रेवेन्यू था वो 410 रुपये पर यूज़र के आसपास था और इस साल इसके 440 रुपये पर यूज़र के आसपास होने की संभावना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 410 या फिर 440 रुपये ये कोई बड़ा अमाउंट तो है नहीं, लेकिन आप इसे इस तरीके से समझिए कि इन प्लेटफॉर्म्स पर जो यूज़र्स हैं वो करोड़ों की संख्या में हैं, तो इनका जो रेवेन्यू है वो हज़ारों करोड़ रुपए हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात सबसे ज़रूरी है जो कि बतानी भी है कि जैसे आप टीम बनाते हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि जो टीम बनवाता है वही हमेशा फ़ायदे में रहता है, यानी कि जुआ खिलाने वाला कभी नहीं हारता। तो अगर कभी आप इन पर टीम भी बना रहे हैं या अक्सर बनाते भी हैं तो थोड़ा इस बात के बारे में भी सोच लें। दोस्तों, 18 और 19वीं सदी में क्रिकेट को ग्रेट ब्रिटेन में एक स्पोर्ट्स के रूप में पहचान मिली। उसके बाद ये ब्रिटिश कॉलोनीज़ और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में भी फैला, लेकिन इसके बावजूद भी यूके और दुनिया के बाकी हिस्सों में ये जो खेल है वो कभी कमर्शलाइज स्पोर्ट नहीं रहा। लेकिन अगर बात भारत की जाती है तो यहाँ पर कहानी कुछ और ही नज़र आती है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ कि जो इंडियन क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनकी आप इंस्टाग्राम पर फ़ैन फॉलोइंग देखिए और जो दुनिया के बाकी क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनकी इंस्टाग्राम पर फ़ैन फॉलोइंग देखिए। आपको इसी में अंतर पता चल जाएगा कि क्यों क्रिकेट को भारत में कमर्शलाइज स्पोर्ट के तौर पर देखा जाता है। यानी मतलब साफ है कि किसी खेल को फेम तब मिलता है जब उसे लोग ज़्यादा पसंद करें, जैसा कि भारत में दिखाई देता है। दोस्तों, क्रिकेट के लिए जितनी दीवानगी भारत में देखने को मिलती है उतनी शायद ही और किसी देश में देखने को मिलती हो। यही वजह है कि इसमें बिजनेसेस, बैटिंग और ब्रांड्स तीनों शामिल नज़र आते हैं। एक कंसल्टेंसी कंपनी है डफ एंड फेल्प्स, उसके मुताबिक 2019 में आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू थी वो 47,500 करोड़ रुपए थी, जो कि 2020 में यानी कोरोना के समय में 45,800 करोड़ रुपए रह गई। यानी कि ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इसका मतलब ये है कि 2019 में आईपीएल अमेरिकन नेशनल फुटबॉल लीग के बाद दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल लीग बन चुका था और मौजूदा समय में आईपीएल डेकाकॉर्न की कैटेगरी में आ चुका है। डेकाकॉर्न का मतलब होता है एक ऐसी प्राइवेट हेल्ड फर्म जिसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन को भी एक्सीड कर जाए। दोस्तों, आईपीएल का इंडियन इकोनॉमी पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे कई मौक़ों पर जो आईपीएल है वो दूसरे देशों में भी हुआ है। उस कंडीशन में जो दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था है वो एक साथ बूस्ट कर गई थी उस समय। जैसे आप ऐसे समझिए
कि आप जैसे आईपीएल अगर देखने जाते हैं तो आप एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे, तो उस कंडीशन में जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाती है। लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पर जो आईपीएल है वो भारत में ही हुआ है। ऐसी कंडीशन में होता ये है कि यहाँ पर नई नौकरियाँ पैदा होती हैं। आप आईपीएल देखने एक शहर से जब दूसरे शहर जाएंगे तो आप कहीं तो रुकोगे और कुछ तो खाओगे, तो ऐसी कंडीशन में रेवेन्यू काफ़ी जनरेट होता है। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि भारतीय सरकार को जो टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है। एक सर्वे रिपोर्ट है केपीएमजी की जो कि ये बताती है कि साल 2021 में इस 60 दिन के टूर्नामेंट में भारतीय अर्थव्यवस्था में 182 मिलियन यूएस डॉलर का कंट्रीब्यूशन हुआ था। दोस्तों, आपने देखा कि आईपीएल इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से बूस्ट करता है, लेकिन इसके साथ कई विवाद भी जुड़े हुए हैं। जैसे 2010 में बीसीसीआई ने पैसे के हेरफेर के चलते ललित मोदी को हटा दिया, और 2013 में स्पॉट फिक्सिंग का मामला आया जिसने कुछ हद तक क्रिकेट को बदनाम भी किया। इसके बाद 2015 में आरएम लोढ़ा समिति ने चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर 2-2 साल का बैन लगा दिया। इसके अलावा भी दोस्तों, आप अक्सर अखबारों में ये पढ़ते होंगे कि फला जगह पर जो सट्टेबाजी हो रही थी इसमें इतने लोग पकड़े गए, या फले जगह पर सट्टेबाजी हो रही है। तो ये तो इसके नकारात्मक पहलू हैं। अगर हम इसके सकारात्मक पहलू पर बात करें, वो ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम में कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि आईपीएल से ही निकल कर आए हैं, जिनके आप नाम भी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जितना ये आईपीएल चल रहा है और जितना लोग इसे पसंद कर रहे हैं, तो ये लोगों पर डिपेंड करता है कि उसे किस नज़रिए से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।